नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रयास प्लस चैनल पर आपका पुनः स्वागत। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई के तीसरे टॉपिक NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दूसरे भाग को लेकर के मैं पुनः स्टडी विद प्रयास प्लस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। NCF 2005 के गठन के संबंध में पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। NCF 2005 में जैसा कि हम बता चुके हैं कि NCF 2005 में कुल अध्यायों की संख्या 5 है और इन 5 अध्यायों में आपको पहला अध्याय महत्वपूर्ण ढंग से याद रखना है। पहले अध्याय के संबंध में कि पहले अध्याय में किस विषय का वर्णन है। तो पहले अध्याय में NCF में घटित जितने भी परिवर्तन हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात हुए हैं, उन सभी का उल्लेख पहले अध्याय में हुआ है। NCF सबसे पहले 1975 में, तत्पश्चात 1988 में और तत्पश्चात अंतिम NCF 2000 में बना था। और लेटेस्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की सबसे नवीनतम जो डॉक्यूमेंट है NCF 2005, उसे हम पढ़ रहे हैं। NCF 2005 डॉक्यूमेंट का आरंभ पहले अध्याय से होता है। तो उस पहले अध्याय का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध सभ्यता एवं प्रगति के एक कोट से होता है। उस उद्धरण में लिखा हुआ है कि सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार में इसकी विकृति का खतरा है। अर्थात टैगोर ने सभ्यता और प्रगति के अंतर्गत यह बात लिखी है कि किस प्रकार बालक की सृजनात्मकता और उसके जीवन के आनंद उसके बाल्यकाल में ही छिपे हुए हैं। अगर उसे लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का उसे मौका दिया जाए तो उस बालक में निश्चित तौर पर क्रिएटिविटी और उसके जीवन के सभी आनंद वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही बालक अगर इस वयस्क संसार में पहुंचता है तो उसकी सृजनात्मकता और उसके आनंदों की विकृति का खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। तो साथियों, NCF 2005 के आरंभ पर अगर प्रश्न आए कि किसके निबंध से उसका आरंभ होता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति निबंध से इस NCF का आगाज़ होता है। सबसे महत्वपूर्ण अगला तथ्य NCF 2005 का ध्येय वाक्य या मुख्य सूत्र क्या है। यह प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षाओं में बनता है कि बोझ रहित अधिगम या बोझ रहित शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन इज़ अ मेन प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। इस लर्निंग विदाउट बर्डन की जो विचारधारा है, यह विचारधारा सबसे पहले 1993 में तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उस तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति 1993 से ही यह ध्येय वाक्य प्रेरित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा NCF 2005 के अध्यक्ष भी प्रोफेसर यशपाल शर्मा है, तो 1993 की समिति के अध्यक्ष भी वही थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत, जिनका पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है।
तो एनसीएफ 2005 के अंदर सिद्धांतों की संख्या भी 5 ही है, जैसा कि 2005 का 5 और इसके सिद्धांतों की संख्या भी आपको 5 ही याद रखनी है। इन 5 सिद्धांतों को आप एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है रट मत ज्ञान जीवन से जोड़, मूल्य लचीला, बाल केंद्र, राष्ट्र महत्व को जान। अर्थात रट मत अर्थात शिक्षण को रटंत प्रणाली से मुक्त रखने की बात, तो फिर शिक्षा को करके सीखने और अनुभव से सीखने पर बल यह एनसीएफ 2005 देने को कहता है। प्राथमिक विद्यालय के बालक स्वयं द्वारा किए गए अनुभवों से सीखता है, और यही करके सीखने और अनुभव से सीखने की बात शिक्षण को रटंत प्रणाली से मुक्त करने की बात करती है। तो एनसीएफ 2005 का पहला मार्गदर्शक सिद्धांत रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना है। दूसरा इसका सिद्धांत है कि ज्ञान को पाठशाला की चार दीवारी से जीवन से जोड़ना, अर्थात बाहरी जीवन से उसे जोड़ना आवश्यक है। बालक कक्षा की चार दीवारी में जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अपने डे टू डे लाइफ से उस ज्ञान को जोड़ करके चले, तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। तीसरा सिद्धांत मूल्यांकन प्रक्रिया पर बताया हुआ है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाया जाना जरूरी है। कक्षागत गतिविधियों से उसे जोड़ते हुए उस मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाया जाए, अर्थात परीक्षा प्रणाली जो है उसे ज़्यादा रिजिड नहीं रखते हुए लचीलेपन देने की बात इसमें तीसरे सिद्धांत में कही गई है। चौथा सिद्धांत शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बनाने पर बल देता है कि पाठ्यचर्या जो है वह बालक केंद्रित होनी चाहिए, न कि किसी पुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या ही बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। पांचवा सिद्धांत राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करता है, ताकि विद्यार्थी में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था पैदा हो सके। तो इन 5 सिद्धांतों को आप रट मत ज्ञान जीवन से जोड़, मूल्य लचीला, बाल केंद्र, राष्ट्र महत्व को जान, अर्थात एक बार पुनः मैं बता दूं कि रटन प्रणाली से मुक्त करने की बात, ज्ञान को जीवन से जोड़ने की बात, और मूल्यांकन को लचीला बनाने की बात, बालक केंद्रित शिक्षा करने की बात, और पाठ्यक्रम में राष्ट्र महत्व को स्थान देने की बात एनसीएफ 2005 करता है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ अगला प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो एनसीएफ 2005 को जिन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाया गया है उन्हें एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है शिक्षा को बोझ रहित बनाना। वही बात कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र जो है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की, बगैर बोझ के बालक अपनी शिक्षा को प्राप्त करे। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों को सक्रिय एवं स्वतंत्र रखना, अर्थात कि बालक को विद्यार्थियों को कक्षागत गतिविधियों में सक्रिय और इतना उन्मुक्त रखना कि वह ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर पाए। तीसरा बालक का विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। यदि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसका व्यक्तिगत शैक्षिक विकास संभव है। चौथा उद्देश्य विद्यार्थियों में नई सोच, तर्क क्षमता और चिंतन का विकास करना भी एनसीएफ का एक उद्देश्य है कि यदि इस तरह की पाठ्यचर्या का निर्माण हो कि बालक में एक नवीन सोच, तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता का विकास हो। इसके संबंध में आगे आप पढ़ोगे कि एनसीएफ 2005 में कुछ ऐसे विषय हैं जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन आदि, जिनसे कि बालक में नवीन सोच, तर्क क्षमता और चिंतन का विकास होता है। पांचवा उद्देश्य कि
आदर्श विद्यार्थी का स्वरूप बदलना, अर्थात जो कक्षा में सर्वाधिक प्रश्न करने वाला सबसे जिज्ञासु विद्यार्थी हो उसे कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाए। जो प्रश्न ज़्यादा करता है उसी को क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट माना जाए। अर्थात कि विद्यार्थी का स्वरूप, एक मॉडल विद्यार्थी का स्वरूप किसे स्वीकारा जाए, तो जो बालक जिज्ञासु है उसे ही कक्षा का सबसे आदर्श विद्यार्थी माना जाए। यह उद्देश्य भी एनसीएफ के अंदर गिना गया है। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना। निसंदेह एनसीएफ 2005 का जो पहला अध्याय है वह भी सृजनात्मकता की ही बात करता है। अगला उद्देश्य छात्र अध्यापक अनुपात को 30:1 के रूप में रखना, अर्थात 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक करने की बात भी एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है, इस पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसमें बालकों को तो कक्षा में सक्रिय और स्वतंत्र रख दिया जाता है, जबकि शिक्षक की भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की है, अर्थात सुविधा प्रदाता या प्रेरक के रूप में शिक्षक एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या के अनुसार इस प्रकार अपनी भूमिका को अदा करता है। आगे शिक्षा का वृत्तीकरण करना भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, अर्थात कि इस उदार और उन्मुक्त शिक्षा को वोकेशनलाइज करना, व्यवसाय परक बनाना भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। लाइक दैट अंतिम उद्देश्य लिखा हुआ है शिक्षा का बहुलक्षीय बनाना, अर्थात कि एजुकेशन मल्टीपर्पस होनी चाहिए। केवल उसका एक ही उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं होना चाहिए, अपितु वही शिक्षा बालक के कई लक्ष्यों को, जीवन के कई ऐसे गोल्स को पूरा करे। तो शिक्षा को बहुलक्षीय बनाना भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। तो साथियों, ये सभी उद्देश्य आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आगे चलते हैं एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कई सारे ऐसे आयाम हैं जिन आयामों में कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला भाषा संबंधी सुझाव, एनसीएफ 2005 में बहुभाषी शिक्षा पर बल दिया गया है, उसको समर्थन दिया गया, अर्थात कि प्रत्येक बालक बहुभाषी होना चाहिए, तभी वह सुरक्षित महसूस करेगा। कोई बालक को भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं रह जाए, बालक स्वयं पर विश्वास करने हेतु प्रोत्साहित होता रहे यदि उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। एनसीएफ 2005 में विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं को बालक सीखे, अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्री प्राइमरी क्लासेस में वह अपनी जो मदर्स टंग है, घरेलू भाषा है, या उसको प्रथम भाषा भी कह सकते हैं, जो जिस भाषा में बालक अपने घर के लोगों से बात करता है, टूटी फूटी जो भी उसकी माता द्वारा प्रदान की गई जो भाषा है, उसमें वह पूर्व प्राथमिक स्तर का अध्ययन करेगा। प्राथमिक स्तर पर मदर टंग अर्थात मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा के तौर पर प्राथमिक विद्यालयों में पहली भाषा के तौर पर उपयोग में ली जाती है। संविधान की धारा 350 क में भी अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं की जो मूल भाषा होगी वह उनकी मातृभाषा होगी, उनकी घरेलू भाषा होगी, इस बात पर जोर दिया गया है। उसके बाद के स्तरों की शिक्षा के लिए शास्त्रीय या विदेशी भाषा का प्रयोग हो। शास्त्रीय मतलब कि संस्कृत जैसी क्लासिकल लैंग्वेज, लैटिन, रोमन, दिस टाइप ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, या फिर विदेशी भाषा अर्थात हमारी जो विदेशी भाषा अंग्रेज़ी है उसका प्रयोग बाद के स्तरों पर उच्च शिक्षा में करने पर बल
दिया गया है। तो त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है। तो पाठ्यचर्या में इन 3 भाषाओं का स्थान किस तरह का है, सभी लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे हम अपनी मातृभाषा भी कहते हैं। अहिंदी भाषी राज्य जो है वहाँ पर हिंदी को तृतीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा और मातृभाषा के तौर पर उपयोग में ली जाती है। अंग्रेजी का स्थान द्वितीय भाषा का है, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ी जाती है, जिसे हम फेडरल लैंग्वेज भी कहते हैं। और इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी को कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से अंग्रेज़ी विषय को पढ़ाने पर बल NCF 2005 देता है। तो हमें यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि अंग्रेज़ी का जो अध्यापन है वो कक्षा 1 से ही शुरू करने पर NCF 2005 बल देता है। तृतीय भाषा हमारे देश में हिंदी भाषी राज्यों में संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी इस प्रकार की जो सह राजभाषाएँ हैं वे हिंदी भाषी राज्यों में तृतीय भाषा के तौर पर स्वीकारी गई है। अर्थात पाठ्यचर्या में 3 भाषाओं को स्थान दिया हुआ है। प्रथम भाषा हमारी हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा के तौर पर संस्कृत आदि भाषाओं को स्वीकार किया गया है। इस त्रिभाषा सूत्र को सबसे पहले 1954-56 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था एजुकेशन के ऊपर गठित, उसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र को दिया गया था। देश में त्रिभाषा सूत्र के पहले द्विभाषा सूत्र का भी एक विचार 1948 में तत्कालिक शिक्षा सचिव आचार्य ताराचंद द्वारा दिया गया था, जिसमें तृतीय भाषा पर बल नहीं दिया गया था। पहली हिंदी और द्वितीय अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने पर पहली बार विचार आचार्य ताराचंद ने 1948 में दिया था। तो भाषा संबंधी सुझावों के अंतर्गत यह बात हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। आगे की बात करते हैं तो NCF परीक्षा प्रणाली सुधारों पर भी कुछ सुझाव प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली सुधारों में जैसा कि हमने NCF के सिद्धांतों में परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाने की बात की हुई है, उसके अंतर्गत बताए गए सुझावों में खुली पुस्तक परीक्षा अर्थात ओपन बुक एग्ज़ाम, परीक्षा में किताब को खोल करके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना, इस बात की एक लीनियंसी परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाते हुए दी गई थी। दूसरी 10वीं की जो परीक्षा है उसे ऐच्छिक बनाने की बात, अर्थात बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक अनिवार्य नहीं करके ऐच्छिक रखने पर भी इसमें मुख्य रूप से परीक्षा सुझाव दिए गए थे। यह प्रश्न परीक्षा में बन चुका है कि परीक्षा प्रणाली सुधारों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाने पर NCF 2005 जोर देता है। तीसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के तौर पर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE की बात भी NCF 2005 ने सबसे पहले की है। यही CCE बाद में जाकर के एक बहुत ही व्यापक अर्थ लेते हुए एक व्यापक तरीके से विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन का तरीका अपनाया गया। परीक्षा प्रणाली सुधारों में चौथा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन पर बल देना, अर्थात कि कक्षा में ग्रुप एक्टिविटी इवैल्यूएशंस को भी जोड़ा गया। पांचवा सुधार, परीक्षा में प्राथमिक अवस्था में कोई परीक्षा नहीं होगी, न कोई अंक दिया जाएगा, न किसी को कोई ग्रेड दी जाएगी, ना ही बालकों को फेल किया जाएगा। अर्थात प्राइमरी क्लासेस में इस प्रकार का परीक्षा अंकन नहीं होगा। तो परीक्षा प्रणाली सुधारों में आपको ये 5 सुझाव ध्यान रखने हैं। खुली पुस्तक परीक्षा, CCE 10वीं की बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक, सामूहिक कार्य मूल्यांकन और प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा फेल नहीं होगा।
किसी को अंक श्रेणी या कोई परीक्षा उनकी नहीं होगी। तो एनसीएफ के परीक्षा प्रणाली सुधार हेतु दिए गए सुझाव इस प्रकार थे। अगले सुझाव, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने पर आपको ध्यान में रखने हैं कि देश में ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण हो कि देश में न्याय और शांति में वृद्धि के लिए इस प्रकार का शिक्षण हो जिसमें नैतिक शिक्षा का शिक्षण जोड़ा जाए। देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को समझाने वाली पाठ्यचर्या का निर्माण हो। स्त्रियों के प्रति सम्मान की बात शांति शिक्षा का एक सुझाव है। उत्तरदायित्व वृद्धि के कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम आयोजित करके भी शांति शिक्षा को बढ़ावा देना इसके अंदर सजेस्ट किया हुआ है। और पांचवा, बालकों को कुछ ऐसे वृत्त चित्र एवं फिल्में दिखाकर, अर्थात कुछ डॉक्यूमेंट्रीज एंड कुछ फिल्म्स उनको दिखाकर उनके अंदर इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने के संबंध में भी बातें मुख्य रूप से कही गई हैं, अर्थात कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे पहला यहाँ पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की बात है। सोशल स्टडीज़ टीचिंग के तहत मुख्य ऐसे विषय जो उस सामाजिक अध्ययन में शामिल होंगे उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जो सामाजिक के विषय हैं इन्हें सोशल स्टडी टीचिंग में शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य समाज के प्रति बालकों में आलोचनात्मक समझ का विकास, समस्या समाधान की भावना का विकास और लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अवचेतना भी बच्चों में विकसित हो, इस पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण को जोड़ने पर बल दिया गया है। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को भी एनसीएफ के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, अर्थात कक्षा 3 से 5 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके उद्देश्य मानव गुणों का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। इन उद्देश्यों से पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को प्राथमिक कक्षाओं में जोड़ा गया। लाइक दैट विज्ञान शिक्षण की बात भी एनसीएफ 2005 करता है, और विज्ञान एक ऐसा विषय है जो इस प्रगतिशील और भविष्य उन्मुखी समाज में मुक्तिदायी भूमिका अदा करेगा, अर्थात कि प्रोग्रेसिव और प्रोस्पेक्टिव जो सोसाइटी है उसमें विज्ञान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। गणित विषय के शिक्षण को भी एनसीएफ जोड़ने की बात करता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में गणित खेल द्वारा सीखा जाने वाला एक विषय है, तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों में तार्किक शक्ति का विकास, समस्या समाधान योग्यता बालकों में आती है, गणनात्मक कौशल, पैटर्न्स आदि बच्चा पहचानता है, समस्या हल में आकलन, अनुमान, संबंधों को भी बालक पहचानता है, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास भी बालक में गणित शिक्षण से होता है। अर्थात इन सभी विषयों को जोड़ने संबंधी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे कि एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण को क्यों बल देता है या सामाजिक अध्ययन शिक्षण को क्यों बल देता है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के इन विषयों को एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया। इसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षण को भी तकनीकी क्षमता के विकास के उद्देश्य से एनसीएफ में शामिल किया गया। कला शिक्षण की बात भी कर लें अपन कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा और हस्तशिल्प शिक्षा, अर्थात कि हैंडीक्राफ्ट और आर्ट की टीचिंग जो है वो बालकों में सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध पक्षों को बढ़ाने के लिए शामिल की गई। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि क्रिएटिविटी और एस्थेटिक सेंस बच्चों में बढ़ाने के लिए कला शिक्षा और हस्त शिक्षा को जोड़ा गया। इसी प्रकार इसका एक उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, अर्थात कि हमारे देश में जितनी भी कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनकी प्रशंसा करना भी इस विषय शिक्षण का उद्देश्य था।
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित यह शिक्षण करता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे विषय जिनको कि NCF 2005 की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया, इनके क्या उद्देश्य थे, क्या विपरीत थे, इस संबंध में विषयगत बात यहाँ पर खत्म होती है। गृह कार्य संबंधी सुझावों को भी देख लेते हम कि कक्षा 1 और 2 में होमवर्क NCF 2005 बिल्कुल मना कहता है कि कोई गृह कार्य कक्षा 1 से 2 के बालकों को नहीं दिया जाए। कक्षा 6 से 8 में 1 घंटा प्रतिदिन अर्थात हर सप्ताह 5 से 6 घंटे उनको गृह कार्य दिया जाए। कक्षा 3 से 5 में 2 घंटे प्रति सप्ताह अर्थात कि सप्ताह के 6 दिन में केवल 2 घंटे का गृह कार्य उनको दिया जाए। 6 से 8 में प्रतिदिन 1 घंटा अर्थात सप्ताह में 5 से 6 घंटे, और 9 से 12 में यही 1 घंटा 2 घंटे के तौर पर उन्हें होमवर्क के लिए दिया जाए। सप्ताह में 10 से 12 घंटे उन्हें होमवर्क दिया जाए। निशक्त बालक अर्थात दिव्यांग, मंदबुद्धि, वंचित बालकों की शिक्षा संबंधी सुझाव भी NCF 2005 में दिए गए हैं और इनकी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षण व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ये प्रश्न भी बनता है कि निशक्त बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। तो इंक्लूसिव टीचिंग अर्थात समावेशी शिक्षण विधियों के द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस प्रकार के सुझाव NCF 2005 देता है। NCF 2005 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षण सूत्रों पर बल देने पर भी बनता है कि इसमें किन शिक्षण सूत्रों पर बल दिया गया है। तो आपको 3 शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की ओर। अर्थात शिक्षा ज्ञात से अज्ञात होनी चाहिए, मूर्त संपत्तियों को पहले समझाया जाए, फिर अमूर्त की ओर जाया जाए, पहले स्थानीय बातों को पहले बालक को समझाया जाए, फिर ग्लोबलाइजेशन की ओर जाया जाए। तो इस प्रकार 3 शिक्षण सूत्रों को परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो NCF 2005 के इन सुझावों के अंतर्गत NCF पाठ्यचर्या में उन्हें शामिल किया गया। तो आपका NCF 2005 इसी बात के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की बात मैं आपको बता दूं कि NCF पर 2 वीडियोस मैंने स्टडी विद प्रयास प्लस चैनल पर डाले हैं। इन दोनों वीडियोस को भलीभांति आप देख लें, अच्छे से देख लें। तत्पश्चात आपको इस NCF पर एक टेस्ट आयोजित करके भी मैं एक वीडियो इस पर डालूँगा और उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें। उसके पहले इन दोनों को डिटेल से आप देख लें तो आपका NCF 2005 ऐसे तैयार हो जाएगा कि यदि इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे, अवश्य उसको सही कर लेंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।